नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं पूरब की, पूर्वांचल, पूरब की सियासत की। पूरब की सियासत इन दिनों बहुत गर्म है, बहुत हाई वोल्टेज पर है, बहुत ऊंचे तापमान पर है। ओम प्रकाश राजभर बहुत गर्म है और संजय निषाद थोड़ा नर्म है। अनुप्रिया पटेल बिल्कुल चुप हैं और पूरी ओबीसी राजनीति में उबाल है। समाजवादी पार्टी जिसका गढ़ हुआ करता है पूर्वांचल, वो भी कुछ ठिठकी, कुछ सहमी और कुछ सोच विचार में डूबी लगती है। और केवल ओबीसी पॉलिटिक्स में ही नहीं, सपा बसपा की ही बात नहीं, पूरब के बाहुबली भी मशहूर रहे हैं और बाहुबल की सियासत में भी कुछ फेरबदल हो रहे हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं ओम प्रकाश राजभर से। अभी ओम प्रकाश राजभर का आपने कुछ बदला बदला रुख देखा होगा। उनके व्यक्तित्व का नहीं, बोलते वो पहले भी ज्यादा ही थे और बहुत ज्यादा राजनीति अपने बयानों के साथ करते हैं। लेकिन इस वक्त उनके बयान जरा अलग किस्म के हैं। वो कहते हैं कि यादव तो मुगलों के और अंग्रेजों के सिपाही हुआ करते थे, उनके इतिहास में कहीं जिक्र नहीं मिलता है। यादवों की लाठियों के निशान पिछड़ों की पीठ पर हैं। ये ओम प्रकाश राजभर थे। जब ये कभी समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करते थे तो इनके सुर जरा दूसरे हुआ करते थे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ऐसा कर क्यों रहे हैं? पूर्वांचल कि अगर सियासी जमीन की बात करें तो ये अगर 2014 के लोकसभा और 2019 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो ये मोटे मोटे तौर पर हमेशा राजनीतिक विश्लेषणों में इसको समाजवादी पार्टी और बसपा के उभार के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता रहा। लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ इस कदर सफलता हासिल की कि महज एक सीट पूर्वांचल से समाजवादी पार्टी को मिली, वो भी तब जब आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे थे। 2019 में भी कुछ ऐसा ही रहा। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ थे, फिर भी आजमगढ़ ही जीते और इस बार वहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने थोड़ी वापसी जरूर की। और अगर आप गाजीपुर, आजमगढ़ और मिर्जापुर मंडल की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि उनमें से 12 लोकसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 9 जीत ली। यानी पूर्वांचल के इस हिस्से में समाजवादी पार्टी को जिस तरह की सफलता मिली, वो थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए चौंकाने वाली बात थी। भारतीय जनता पार्टी उस पर अपने काम कर भी रही है। लेकिन सबसे ज्यादा गर्म ओम प्रकाश राजभर क्यों है इस मसले को लेकर? पिछली बार वो गाजीपुर की जहूराबाद सीट से जीते थे, तब वो सपा के साथ गठबंधन में थे। अब वो सीट भी बदल रहे हैं, अतरौलिया आने की बात हो रही है। और दूसरी वजह भी है कि राजभर ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के तौर पर उनकी रणनीति है कि वो पूरी तरह से अखिलेश यादव पर निजी हमले कर रहे हैं पूरे, और होते होते अब वो पूरी तरह से यादव समाज पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं? तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो 2024 में थोड़ी सी जमीन खो गई थी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने लिए कोई रास्ता बना रहे हैं? थोड़ा राजभर, ओम प्रकाश राजभर की सियासत पर चलते हैं। ये बात सही है कि अब राजभरों की काफी संख्या है पूर्वांचल में। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, इन सारी इलाकों में एक अच्छे और भी जिले के नाम लिए जा सकते हैं। राजभरों की एक ठीक ठाक संख्या है और इन्हीं से के सहारे कभी बसपा में हुआ करते थे ओम प्रकाश राजभर, और कैडर से होते हुए, बोलते बोलते, उनकी भाषा बोलते हुए वो इस समाज के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे। आज भी सबसे बड़े नेता हैं। लेकिन अब वो ये आक्रामक होकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर बहुत ज्यादा आक्रामक होकर अपनी राजनीति कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जगह बना रहे हैं कि अगर यादवों पर हमला करने से जो गैर यादव ओबीसीज हैं वो एक हो जाएंगे, या फिर अपनी पार्टी के लिए कुछ जगह बना रहे हैं। मसलन जहूराबाद बदलने के पीछे ये मंशा मानी गई कि जहूराबाद में अब समीकरण उनके मुफीद नहीं रहे। पिछले चुनाव में उन्होंने जैसे भारतीय जनता पार्टी सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो बोला था, अभी जब वो अखिलेश यादव या सपा के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो समाजवादी पार्टी के लोग उन्हीं सारे बयानों को फिर से प्रचारित करना शुरू कर देते हैं कि ये देखिए इन्होंने तब कैसे बोला था और अब कैसे बोल रहे हैं। तो जाहिर है, और अभी फिलहाल जो दिख रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत ताल से ताल मिलाते राजभर से नजर नहीं आ रहे हैं। शायद जो समाजवादी पार्टी का कोर यादव आक्रामक ओबीसी वोट है, उससे निपटने का फिलहाल जिम्मा राजभर साहब को ही दे दिया गया है। अब राजभर साहब की एक समस्या ये भी है कि जो उनके पूरे बयान, उनकी पिछली राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है वो कम से कम पिछले लोकसभा चुनाव का अगर उदाहरण लिया जाए, उनके बेटे खुद चुनाव हार गए थे, तो ये माना जाता है कि वो
ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और ओम प्रकाश राजभर से जुड़े होने में अब थोड़ा सहज नहीं महसूस करता है। तो शायद ओपी राजभर को ये लगता है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर बहुत तीखे हमले करेंगे और जो एक शब्दावली है मुगलों वाली, अंग्रेजों वाली, उससे करेंगे तो बीजेपी का कोर वोटर शायद उनके साथ जुड़े। अब उन्होंने उस अतरौलिया सीट पर दावेदारी ठोक दी है जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है और पिछले कई चुनाव से समाजवादी पार्टी वहां से जीतती ही रही है और उसी के बहाने वो पूर्वांचल में ये जो समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओपी राजभर की जो आक्रामकता है वो यही है। अब ये भाजपा को कितना लाभ पहुंचाएगी? ओपी राजभर जरूर इसके सहारे अपने पार्टी को लाभ पहुंचाने, चर्चा में बने रहने की राजनीति करते हैं और वो बयानों की राजनीति भरसक करते हैं। लेकिन ओपी राजभर के बयान, उनकी रणनीति अब दूसरे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संजय निषाद पर आ जाते हैं। संजय निषाद पिछला अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो संजय निषाद के हिस्से में आई थी अतरौलिया सीट, निषाद पार्टी के हिस्से में थी और इस बार ओपी राजभर दावा ठोक रहे हैं संजय निषाद वहां प्रशांत सिंह को लड़ाने की बात कह रहे हैं। गठबंधन अभी बहुत दूर है, भारतीय जनता पार्टी किसको कौन सी सीट गठबंधन में देगी, किन बातों पर सहमति होगी, इसके बावजूद भी लेकिन ये दोनों फिलहाल आमने सामने तो दिख ही रहे हैं। ओपी राजभर जितने गर्म है, संजय निषाद के तेवर थोड़े नरम है। अभी जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ योगी सरकार का, तब जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने प्रसन्नता जताई, मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया, लेकिन ये भी कहा कि और जातियों को भी साधा जा सकता था, जितनी निर्बल शोषित जातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन मतलब बड़ा मिला जुला रुख था उनका और भी चीज़ों में वो निषाद आरक्षण की कभी बात करने लगते हैं। एक रैली में तो वो रो पड़े थे। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं तो थोड़ा सा नरम तरीके से अपनी सियासत खेल रहे हैं, लेकिन अतरौलिया के मामले में ओपी राजभर और संजय निषाद का पेच कहीं ऐसा ना फंस जाए कि भारतीय जनता पार्टी को सुलझाने में थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़े। एक और चीज जो राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या ओपी राजभर अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नजरों में ऐसा कर रहे हैं और संजय निषाद को इस समय भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में थोड़ी कम अहमियत मिल रही है। उसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये मानते हैं राजनीतिक विश्लेषक और ऑफ द बीट कुछ भाजपा नेता भी मानते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में ये देखा गया कि राजभर समुदाय तो उतना नहीं टूटा भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन से, लेकिन निषादों का वोट काफी हद तक टूटा भारतीय जनता पार्टी और खुद निषाद पार्टी से भी। तमाम सारी ऐसी ऐसी प्रदेश की सीटों पर निषाद सीटें थी जहां पर यह साफ दिखा कि निषादों का झुकाव सपा की तरफ है। तो शायद भारतीय जनता पार्टी को यह क्या कम भरोसा हुआ है कि संजय निषादों का वोट लाने में शायद ही उतना सफल रहे? इसकी कुछ झलक भी दिखती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते पर भी निषाद समीकरण साधने की शुरुआत कर दी है। साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया अभी, जो कि फतेहपुर की सांसद रह चुकी हैं। समाजवादी पार्टी चूंकि फूलन देवी की बहन और इनके सहारे निषादों की राजनीति कर रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने निषाद वोटों के लिए खुद अपने समीकरण और अपने नेताओं का सहारा लेना ज्यादा शुरू कर दिया है। संजय निषाद की नरमी की क्या एक वजह ये भी है? बीच में 8-10 महीने पहले तो बहुत इस तरह की बातें भी हो रही थी, क्या संजय निषाद को बीजेपी को बाय बाय कह सकते हैं या बीजेपी संजय निषाद को कम महत्व दे रही है? लेकिन संजय निषाद अपनी भूमिका और अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए फिर एक्टिव हैं। वो निषाद राजगु मुगलों के खिलाफ वाली बात वो भी करते हैं और सीट शेयरिंग में उन्हें ज्यादा सीटें मिल जाएं, ये है। तो ओम प्रकाश का तरीका थोड़ा गर्म है, शायद उन्हें लगता है कि गर्म बयानों से उनकी राजनीति ज्यादा बनेगी। संजय निषाद का तरीका थोड़ा नर्म है, लेकिन ओपी राजभर और संजय निषाद अतरौलिया के मामलों में और अगर सीटें बटेंगी तो जिन इलाकों में राजभर समुदाय की बात की जाती है वहां निषाद भी हैं, उनमें लेकर कुछ कुछ ये दिख सकता है कि थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को ही ये पेच सुलझाना पड़ेगा। अब पूर्वांचल में बनारस के आसपास के हिस्से, बनारस मंडल, मिर्जापुर मंडल की अगर बात करें तो वहां कुर्मी वोटों को लेकर घमासान मचा है और खुद महाराजगंज से पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इस समुदाय पर पार्टी की कड़ी नजर है भारतीय जनता पार्टी की कि इसे वापस लाना है। तमाम सारे जिलाध्यक्ष कुर्मी बनाए गए हैं और पूरी तवज्जो दी जा रही है। लेकिन ऐसे में एक और बड़ी सहयोगी अपना दल की अनुप्रिया पटेल एकदम शांत हैं, कुछ नहीं बोल रही हैं। तो इसमें क्या, अब वो क्या चुनाव नजदीक दूर हैं इसलिए हैं, फिलहाल वो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल का बहुत खामोश रहना भी ये इशारा करता है और ओपी राजभर का बहुत एक्टिव होना, संजय निषाद का थोड़ा नरम रहना, कि ये कुछ क्या तूफान से पहले जैसी शांति तो नहीं है। अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल भी अब एक्टिव हो चुकी हैं और समाजवादी पार्टी भी वहां पर अपने तमाम सारे कुर्मी
नेताओं को एक्टिव कर ही रही है। और इस समय अगर सांसदों की संख्या देखा जाए तो प्रदेश में 11 सांसद हैं कुर्मी, जिसमें से 7 तो समाजवादी पार्टी के पास है। तो कुर्मी राजनीति को लेकर भी जल्द ही गर्माहट देखी जा सकती है, और उसमें अनुप्रिया का क्या रुख होगा ये भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उनका रुख बनारस, मिर्जापुर से वो सांसद हैं, बनारस के आसपास के इलाके से लेकर प्रतापगढ़ तक महत्व रखता है। तो ओबीसी राजनीति में जो एक कहीं शांति, कहीं तूफान, कहीं बयान जैसी चीजें दिखी रही हैं, अब आते हैं जो एक बाहुबल का तत्व है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, पूरब में, खास तौर से पूर्वांचल में, उसमें भी थोड़ी सी हलचल हुई है। मुख्तार अंसारी का जिक्र शुरू में हुआ था इस बहाने कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का पूर्वांचल में, कम से कम गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ वाले इलाके में बहुत सारा मुख्तार अंसारी के परिवार पर हुआ करता था। वो अभी भी है। सीएम योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद तमाम सारी चीज़ों को लेकर वो अभी भी है, लेकिन उस पर उनके सहयोगी ओपी राजभर थोड़ा सा बच के निकलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन हम यहाँ पर अब आते हैं कि जो एक बाहुबली ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह, फिलहाल इन दोनों को ये माना जा रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हैं, जो और भारतीय जनता पार्टी के करीबी कह लीजिए। अब इसमें एक फेरबदल ये हुआ है कि ये चर्चा चल रही है कि ब्रजेश सिंह के बेटे सिद्धार्थ सिंह जौनपुर में एक्टिव हो रहे हैं। जौनपुर धनंजय सिंह का इलाका है, तो धनंजय सिंह का इलाका होने के कारण जाहिर है धनंजय ये बात नहीं पसंद करेंगे कि उनके इलाके में कोई आए। हालांकि ये विधानसभा चुनाव से पहले इस बात को कहा जा रहा है कि ब्रजेश सिंह के बेटे सिद्धार्थ वहां से जिला पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष धनंजय की पत्नी श्रीकला हैं, और जिला पंचायत अध्यक्ष की तैयारी अगर दो इस तरह के बाहुबली और दबंग जनाधार रखने वाले नेता करेंगे तो जाहिर है दोनों में कुछ टसन होगी। अब इससे ये भी है कि जो प्रदेश की ठाकुर राजनीति है उसमें भी ये चीज़ है कि क्या ये दोनों कैसे एक ही म्यान में दो तलवारें कैसे समाएंगी। ब्रजभूषण भी इस इलाके में एक्टिव हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि उनका भी जिक्र किया जा रहा है। हालांकि इस इलाके में उनका बहुत प्रभाव है ऐसा नहीं है, लेकिन धनंजय सिंह के साथ कई बार मंचों पर वो भी शेयर कर रहे हैं और वो एक नया कोण बनाते हैं। अब समाजवादी पार्टी अगर कागजों पर जातीय आंकड़ों को देखेंगे तो समाजवादी पार्टी और कमजोर होने से पहले बहुजन समाजवादी पार्टी का बड़ा मजबूत दिखती है। लेकिन और अभी फिलहाल के चुनाव में, लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी देखें तो इन सीटों पर सफलता, इन इलाकों में सफलता समाजवादी पार्टी को मिली थी। तो समाजवादी पार्टी शायद अभी उसी बात से आश्वस्त है, अभी उसे बहुत उसकी जमीनी एक्टिविटीज़ या रणनीति के स्तर पर अंदरूनी खाने जो चल रहा हो, चल रहा हो, जमीन पर जाकर आप इसे बहुत नहीं पढ़ पा सकते कि समाजवादी पार्टी कर क्या रही है। कुछ चीज़ें फिक्स हैं, वो ये होगी। अब जब उसमें ये कहा जा रहा है कि अखिलेश की रणनीति ये भी हो सकती है कि वो हो सकता है कि इस बात का ठप्पा हटाने के लिए कि समाजवादी पार्टी सिर्फ यादवों की पार्टी नहीं है, बाकी ओबीसीज और दूसरी जातियों का भी उसमें पूरा हक है। उसमें कुछ यादवों के टिकट अगर काटे जाएंगे तो जाहिर है आजमगढ़, गाजीपुर और उसके आसपास के इलाके जो कि बहुत यादव बहुल इलाके हैं, वहाँ थोड़ा सा उथल पुथल जैसा हो सकता है, जिसका भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। तो पूर्वांचल की सियासत गरम है और पूर्वांचल में कोई अभी फिलहाल की राजनीति में ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी समीकरण बहुत सुरक्षित है। इसलिए सभी अपनी अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं, बदल रहे हैं। कोई खामोश है, कोई बोल रहा है और कोई सुर्खियों के सहारे अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए भोले भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय भी दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।